गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में मैं डॉक्टर वीएन पांडे बीएससी भाग तृतीय प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पर्यावरण की जैव वैज्ञानिक या जैविक या बायोलॉजिकल अवधारणा के बारे में आपने काफ़ी कुछ अध्ययन कर लिया है। आज हम पर्यावरण की भौतिक अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण या एनवायरनमेंट, ये जो शब्द है एनवायरनमेंट, ये फ्रेंच शब्द एनवायरोनिया से प्राप्त किया गया है। एनवायरोनिया ये फ्रेंच शब्द है, इसका अर्थ होता है सराउंडिंग्स या आसपास का वातावरण। अगर इसको व्यापक दृष्टि में देखें तो इसमें भौतिक कारक, जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स तथा कल्चरल या सांस्कृतिक कारक, ये सब मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक, ये सभी कारक मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट वो समस्त परिस्थितियों का योग है, जिन परिस्थितियों के बीच में किसी जीव को सरवाइव करना होता है, जीवित रहना होता है, और जो परिस्थितियाँ किसी भी जीव के जीवन को प्रभावित करती हैं। तो ये पर्यावरण की अवधारणा है। पर्यावरण के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यहाँ मैंने बताया था कि बायोलॉजिकल नहीं बल्कि फिजिकल कंपोनेंट्स की दृष्टि से देख रहे हैं, भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। तो पर्यावरण एनवायरनमेंट को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला कहलाता है माइक्रो एनवायरनमेंट। इसका अर्थ है कि किसी के जीव के बिल्कुल आसपास का जो वातावरण होगा वो माइक्रो एनवायरनमेंट कहलाएगा। और दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। इसमें सभी प्रकार के भौतिक और जैविक कारक जो किसी जीव के बिल्कुल आसपास हैं या उसके काफ़ी दूर दूर तक हैं, जो उसको प्रभावित कर सकते हैं, वो सभी कारक इसमें शामिल किए जाएंगे। एनवायरनमेंट को क्लासिफाई करने का एक तरीका और हो सकता है, उनके कंपोनेंट्स के आधार पर। पहला हो सकता है बायोटिक एनवायरनमेंट या जैविक पर्यावरण, जिसमें सभी प्रकार के जैविक तत्व अर्थात सभी पौधे, सभी जंतु और सभी सूक्ष्म जीव ये शामिल हैं। इसको बायोटिक एनवायरनमेंट कहेंगे। दूसरा एबायोटिक एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट कहलाता है, जिसमें एबायोटिक फैक्टर्स तापमान, प्रकाश, बरसात, सॉइल, मिनरल्स आदि का समावेश किया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम भौतिक दृष्टि से पर्यावरण को क्लासिफाई करना चाहें तो पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण है, इसको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। देखेंगे इनके बारे में। ये पृथ्वी के बाहर का वातावरण है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे, अलग अलग भाग मिलते चले जाएंगे। सबसे पहली बात लिथोस्फीयर। ये लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हुआ था, और इसको पृथ्वी का क्रस्ट या पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपर्पटी इसको कहते हैं। ये ठोस भाग है और चट्टानी भाग है। इसमें मुख्यतया 3 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। पहली है मेटामॉर्फिक रॉक। ये वो चट्टानें हैं जो तापमान और दबाव के प्रभाव में बनी हुई होती हैं। पहले कोई भिन्न प्रकार की सॉइल वहाँ होती है, लेकिन वो तापमान और दबाव के कारण कठोर चट्टान बन जाती है, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। दूसरी है इग्नियस रॉक कहलाती है। ज्वालामुखी के
लावा के ठंडा होने से इस प्रकार की रॉक्स बनती हैं, मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनने वाली रॉक्स। तीसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, इसको अवसादी रॉक कहते हैं। ये पहले से पाई जाने वाली मेटामॉर्फिक या इग्नियस रॉक्स, इन रॉक्स के इरोजन से, उनके अपरदन से, उनके विखंडन होने से, उनके टूटने से ये सेडिमेंट्री चट्टानें बनती हैं। लिथोस्फीयर में जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, लिथोस्फीयर में विभिन्न प्रकार के भौतिक रूप पाए जा सकते हैं। कहीं पर पर्वत पाया जा सकता है, कहीं घाटी होगी, कहीं चट्टान होगा, कहीं खनिज तत्व होंगे और कहीं पर सॉइल होगी। सॉइल या मिट्टी भी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। और ये जो लिथोस्फीयर है ये निरंतर परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि इस पर सूर्य के प्रकाश का प्रभाव, वायु और तूफानों का प्रभाव, बर्फबारी का प्रभाव, बरसात का प्रभाव और भिन्न भिन्न प्रकार की अन्य रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव निरंतर पड़ता रहता है। इसलिए लिथोस्फीयर निरंतर परिवर्तनशील है। लिथोस्फीयर को दो प्रकार का माना जाता है, एक ओशनिक और दूसरा कॉन्टिनेंटल। ओशनिक लिथोस्फीयर वो परत है जो धरती की परत समुद्र के ठीक नीचे पाई जाती है। ये इसके ऊपर पतली ओशनिक तो मैंने आपको बताया कि जो ओशनिक प्रकार का लिथोस्फीयर है ये समुद्र में, धरती पर पाई जाने वाली, समुद्र के बॉटम पर पाई जाने वाली चट्टानें हैं या परतें हैं, जो कि ओशनिक लिथोस्फीयर कहलाता है। कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर जो धरती का स्थलीय भाग है, वहाँ की जो परतें पाई जा रही हैं उसे कॉन्टिनेंटल प्रकार का लिथोस्फीयर कहते हैं। इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं और ओशन में पाए जाने वाले को ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। तो लिथोस्फीयर के बाद हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का अर्थ है जल जहाँ पाया जाता हो वो भाग। तो पृथ्वी का ऐसा भाग, समुद्र हो सकता है, झीलें, नदियाँ, ग्लेशियर्स तथा अनेक जो अंडरग्राउंड वाटर है ये भी इसी का भाग होगा। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला समस्त जलीय वातावरण हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। इसी पानी पर ही समस्त जीव, पौधे और जंतु अपने जीवन के लिए निर्भर करते हैं, क्योंकि जल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हाइड्रोस्फीयर अर्थात जलीय वातावरण अनेक प्रकार के जंतुओं और पौधों के लिए रहने का स्थान भी है। लिथोस्फीयर तो है ही, अभी ऊपर लिथोस्फीयर की चर्चा की थी। हाइड्रोस्फीयर भी अधिकांश बहुत से जीवों के रहने का स्थान है। धरती का लगभग 70% भाग हाइड्रोस्फीयर का के द्वारा कवर किया हुआ है। अब तीसरी भाग लेते हैं एटमॉस्फेयर। पृथ्वी को जो वायु घेरे हुए है इस वायु को एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायु में लगभग 14 विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और इनका अनुपात भिन्न भिन्न होता है। जो एटमॉस्फेयर है ये भी निरंतर गतिशील रहता है, क्योंकि वातावरण में तापमान का निरंतर प्रभाव पड़ता रहता है।
आंधी तूफान हवा का निरंतर प्रभाव पड़ता रहता है और अन्य विभिन्न कारणों से ये गैसों की डेंसिटी अर्थात उनका घनत्व परिवर्तनशील रहता है, बदलता रहता है। तापमान की परिवर्तन के आधार पर एटमॉस्फेयर को कुल 7 परतों में 7 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। धरती के नीचे से शुरू करें, ऊपर चले जाएं तो कुल 7 लेयर्स पाई जा सकती हैं। सबसे पहली परत जो धरती के पास है इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये धरती के पास तो गर्म होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वातावरण ठंडा या कूल होता चला जाएगा। लगभग पूरे वायु का 75% भाग इसी ट्रोपोस्फेयर में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ वायु का घनत्व बाकी भागों की तुलना में अधिक है। जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर समाप्त होता है ऊपर की तरफ, उसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। ये लगभग अगर ध्रुवों पर देखें तो 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और अगर इक्वेटर पर देखें तो 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। अर्थात पृथ्वी के सरफेस से ऊपर 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ट्रोपोस्फेयर का भाग पाया जाता है। और जहाँ पर ये ट्रोपोस्फेयर समाप्त होता है उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज परिवर्तन वाली अवस्था है, जहाँ ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर का परिवर्तन होता है, उस बीच वाले भाग को ट्रोपोपॉज कहते हैं। अगले प्रकार का जो परत है, लेयर है, उसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। जैसा मैंने बताया कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है और दोनों के बीच में एक परत है जो ट्रोपोपॉज कहलाती है। ट्रोपोपॉज से लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक स्ट्रेटोस्फेयर फैला हुआ है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और जैसे जैसे इस भाग में ऊंचाई पर जाएंगे तापमान बढ़ता हुआ पाया जाएगा। जबकि अभी हमने इसके पहले ट्रोपोस्फेयर की बात की थी, तो वहाँ जैसे जैसे ऊंचे जाते थे तापमान कम होता था। स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अवशोषित किया जाता है, जिससे वहाँ तापमान बढ़ जाता है। ओजोन गैसेज मैंने बताया वहाँ बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, और ये जो सूर्य के हानिकारक विकिरण हैं, हार्मफुल रेडिएशंस हैं, उनको या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। तो जहाँ स्ट्रेटोस्फेयर समाप्त होता है उसके ऊपर मीजोस्फेयर शुरू होता है, और उस बीच की अवस्था को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के मिलने वाले स्थान को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। अब हम तीसरी परत देखते हैं, तीसरी लेयर मीजोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली परत मीजोस्फेयर है। ये सबसे ठंडे या सबसे कोल्डेस्ट प्रकार की लेयर है। यहाँ पर जो वेपर्स होते हैं वो ठंडे के कारण, वातावरण ठंडा होने के कारण फ्रीज कर जाते हैं और बर्फ़ के बादल वहाँ बन जाते हैं। मीजोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तापमान कम होता जाएगा। और मीजोस्फेयर की जो सबसे ऊपरी स्तर पर अगर हम पहुँचें तो वहाँ -90 डिग्री का बहुत ही ठंडा तापमान प्राप्त होगा।
मीजोस्फीयर के ऊपर वाली परत थर्मोस्फीयर कहलाती है और इन दोनों को अलग करने वाली लेयर मीजोपॉज कहलाती है। अब हम बात करेंगे थर्मोस्फीयर की। अगली परत थर्मोस्फीयर कहलाता है। ये थर्मोस्फीयर ही वो भाग है जहाँ सैटेलाइट्स पृथ्वी की कक्षा का चक्कर काटते हुए पाए जाते हैं। सभी कृत्रिम सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इसी थर्मोस्फीयर वाले भाग में पहुँचते हैं, वहीं चक्कर काटते हैं। यहाँ वातावरण में वायु का घनत्व तो बहुत कम है और सूर्य यहाँ से अपेक्षाकृत निकट हो जाता है। यहाँ पर तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता और घटता है, फ्लक्चुएट करता है, कम अधिक होता रहता है। यहाँ पर सूर्य के वातावरण, सूर्य की किरणों से एक्स किरणें और अल्ट्रावायलेट किरणें तथा अधिक ऊर्जा वाली अन्य किरणें अवशोषित की जाती हैं, जिसके कारण तापमान यहाँ बढ़ता है। इसके ऊपर का भाग आयनोस्फीयर कहलाता है। आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को अलग करने वाली जो पर लेयर है उसे थर्मोपॉज कहते हैं। आयनोस्फीयर इसके ऊपर की परत है, थर्मोस्फीयर के ऊपर की परत है। थर्मोस्फीयर और आयनोस्फीयर को थर्मोपॉज नाम की लेयर अलग करती है। धरती से लगभग 80 किलोमीटर के ऊपर का भाग आयनोस्फीयर कहलाता है। यहाँ पर जो सोलर रेडिएशंस हैं, सूर्य के जो किरणें हैं वो अत्यधिक ऊर्जा वाली होती हैं और उसके प्रभाव में यहाँ जो गैसें हैं वो आयनों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। उनके अणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ हाई एनर्जी रेडिएशंस उन पर बम्बार्ड करते हैं। क्योंकि यहाँ सभी तत्व आयनिक रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसको आयनोस्फीयर कहा जाता है। इसके बाहर का भाग एक्सोस्फीयर कहलाता है। लगभग 500 किलोमीटर के ऊपर जब चले जाएं धरती से तो एक्सोस्फीयर का भाग प्रारंभ होता है। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कुछ गिने चुने रेयर आयंस पाए जाते हैं और इनकी संख्या इतनी कम होती है कि ये आपस में मिलकर के कभी भी अणु नहीं बनाते, जल नहीं बनाते और इनमें से कुछ तो अंतरिक्ष में भी चले जा सकते हैं अधिक ऊर्जा वाला होने के कारण। एक्सोस्फीयर के और ऊपर चले जाएं तो जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है वो मैग्नेटोस्फीयर कहलाती है। लगभग 3000 से 16000 किलोमीटर की ऊंचाई अगर हम देखें तो वहाँ ये मैग्नेटोस्फीयर आता है।
इसको वान एलन की रेडिएशन बेल्ट कहते हैं। यहाँ पर सारे पार्टिकल्स चार्ज्ड होते हैं और वो स्पाइरल इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल्स उसमें स्पाइरली घूमते रहते हैं और इसीलिए इसको मैग्नेटोस्फीयर कहलाता है, क्योंकि यहाँ सभी चार्ज पार्टिकल्स मिलकर के मैग्नेट टाइप की स्थिति बनाते हैं। तो ये हो गई पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। अब यहाँ एक हम और शब्द जिसका उपयोग होता है उसके बारे में समझ लें, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो भाग है जिसमें समस्त जीवधारी पाए जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स सभी को जोड़ दें तो ये बायोस्फीयर कहलाता है। तो लिथोस्फीयर इसमें शामिल है, अर्थात जो पृथ्वी का क्रस्ट है इसमें जीव पाए जाते हैं। हाइड्रोस्फीयर भी इसमें शामिल है, जल में भी बहुत से जीव पाए जाते हैं। और पृथ्वी के ऊपर सामान्य तौर पर 200 मीटर की ऊंचाई तक जीव पाए जा सकते हैं। और बायोस्फीयर इसलिए सरवाइव कर रहा है क्योंकि सभी स्फीयर से इसको सहायता मिल रही है। जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोस्फीयर जल की आपूर्ति कर रहा है, लिथोस्फीयर इसके लिए मिनरल्स की आपूर्ति कर रहा है, और जो ट्रोपोस्फीयर है वो गैसों या ऑक्सीजन आदि की सप्लाई या आपूर्ति कर रहा है। तो इस प्रकार से ये बायोस्फीयर है जिसमें ट्रोपोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों ही शामिल हैं। तो बच्चों ये एनवायरनमेंट की अवधारणा थी। आशा है आप समझ गए होंगे। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछेंगे। धन्यवाद बच्चों।